नाज़रीन आदाब, 9 PM खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। हरीश रावत एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब, सुप्रीम कोर्ट ने किया ऐलान। नौ बागियों के खिलाफ उत्तराखंड हुकूमत कर सकती है कई फैसले, सरकारी बंगले खाली कराने का दिया जा सकता है हुक्म। वज़ीर खजाना अरुण जेटली ने हुकूमत के कामकाज में मदाखलत करने का अदलिया पर लगाया इल्जाम। राज्यसभा में दिया बयान, जीएसटी बिल की मंजूरी को जरूरी करार दिया। कमाई और टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट से अमिताभ बच्चन को झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत राय की पैरोल की मुद्दत में 11 जुलाई तक तौसीह, सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए सेबी को अदा करने का दिया हुक्म। और आइए सुर्खियों के बाद पहले खबर लेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट के नतीजे का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। कोर्ट ने बताया कि हरीश रावत की हिमायत में 33 अरकान असेंबली थे और बीजेपी की हिमायत में 28 अरकान ने अपना वोट दिया, जिसके बाद कोर्ट में मरकजी हुकूमत ने अपने पैर खींचते हुए कहा कि रियासत से सदर राज हटाया जाएगा। उत्तराखंड में सियासी बहरान खत्म हो गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर हरीश रावत की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का पूरा निपटारा हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की समाअत आगे भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को सदराज हटाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सदराज हटाने के बाद हरीश रावत रियासत के वजीर आला की हैसियत से काम कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि रावत को 61 में से 33 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 28 वोट थे। लिफाफा खुलने के बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर डिक्टेट किया है। उस ऑर्डर डिक्टेट करने में ये बात आई है कि 33 वोट जो है वो मिस्टर हरीश रावत के फेवर में पड़े थे, 28 वोट जो है वो मिस्टर हरीश रावत के अगेंस्ट पड़े थे। और स्पीकर साहब ने भी अपना वोट दिया था, चूंकि वहां पर ये तय नहीं हुआ था कितने वोट किसके फेवर में है। साहब हमारे लिए सारे भारतवर्ष के लिए जीत है ये, कि इस तरह से ये जो प्रोक्लेमेशन है वो रुक जाएंगे आगे के लिए, ऐसा मेरा मानना है। उत्तराखंड पर सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि जमहूरियत की जीत हुई है। राहुल ने कहा कि ये उन लोगों के लिए सबक है जिन्होंने जमहूरियत का कत्ल किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मरकजी काबीना की अहम मीटिंग में रियासत से सदराज हटाने का फैसला किया गया। वेंकैया नायडू ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सदराज हटाने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो वहाँ आदेश था उत्तराखंड में, वो आदेश के हिसाब से वहाँ जो नतीजा निकाला उसके हिसाब से आज केंद्र मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन वहाँ समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति जी को सिफारिश करने के लिए निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड असेंबली में फ्लोर टेस्ट के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आखिरकार उत्तराखंड में जारी सियासी बहरान खत्म हो गया। एक बार फिर से उत्तराखंड के इख्तिदार पर काबिज हुए हरीश रावत ने इन दिनों काफी उतार चढ़ाव देखे। माहिर खिलाड़ी होने के बाद भी रावत बागियों को नहीं पहचान पाए। आइए आपको बताते हैं कि हरीश रावत पहले किस तरह जीती हुई बाजी हारे और फिर कैसे हारी हुई बाजी जीते। देखिए देहरादून से योगेश की ये खास रिपोर्ट। कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। 17 मार्च की रात देहरादून में बीजेपी की हिकमत अमली ने उत्तराखंड में 55 दिन का सियासी बहरान खड़ा कर दिया। पहले आपको बताते हैं कि हरीश रावत कैसे जीती हुई बाजी को हारे थे। इसके लिए हमें जाना होगा 17 मार्च की उस रात, जब एक होटल में बीजेपी हिकमत अमली बना रही थी और हरीश रावत कोई काउंटर नहीं कर पाए थे। 18 मार्च को असेंबली में भी हरीश रावत मुतमईन थे और कांग्रेस के 9 अरकान असेंबली ने बगावत कर दी।
ऐसा लगा जैसे हरीश रावत पूरे बहरान को समझ ही नहीं सके। इसके बाद 26 मार्च को वजीर आला हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया तो उनकी पूरी ताकत उस पर वजाहत पेश करने में लग गई। इसी बीच 27 मार्च को मरकजी हुकूमत ने उत्तराखंड में सदराज नाफिज कर दिया और हरीश रावत हुकूमत की विदाई हो गई। अब आपको बताते हैं कि हारी हुई बाजी को हरीश रावत ने कैसे जीता। 18 मार्च को शुरू हुए सियासी बहरान के बाद हरीश रावत के लिए राहत की पहली खबर 27 मार्च को आई, जब स्पीकर ने बागी अरकान असेंबली की रुकनियत खत्म कर दी। इससे पहले रावत खेमा मजबूत हुआ और बाद में यही रावत की जीत की बुनियाद भी बना। 30 मार्च को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने हरीश रावत को असेंबली में अक्सरियत साबित करने का मौका देने का फैसला दिया था। डबल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला स्टैंड करता रहा। 6 मई को मरकजी हुकूमत ने फ्लोर टेस्ट के लिए हामी भरी और सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को फ्लोर टेस्ट कराने का हुक्म दिया। यहीं से हरीश रावत की जीत की कहानी का आगाज हो गया था। 9 मई को हाई कोर्ट ने बागियों की अर्जी को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बागियों को फौरी तौर पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आया 10 मई का वो अहम दिन जब उत्तराखंड रियासत की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फ्लोर टेस्ट हुआ। अब हरीश रावत फिर से इख्तिदार में लौट आए हैं, लेकिन जीत के जश्न में रावत को शिरकत की हर वजह को याद रखना होगा। याद रखना होगा कि जमहूरियत में हर जीत आवाम की होती है। आवाम को भूले तो फतेह के शिकस्त में बदलते देर नहीं लगती। बहरहाल सियासी उठापटक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार लौट आई है। योगेश योगी, ईटीवी न्यूज, देहरादून। हमारे नुमाइंदे राहुल शेखावत ने हरीश रावत से खास बातचीत की। आई देखते हैं बातचीत। के बाद आखिरकार हरीश रावत की सरकार बहाल हो रही है। एक इतिहास रचा। खुद बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है खुद हरीश रावत जी। रावत साहब, जो सबसे पहले जो राहत मिली है, क्या कुछ कहेंगे? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को और सब लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे मेरे लिए बेहद खुशी की बात यह है कि उत्तराखंड के प्रकरण ने न्यायपालिका को एक बार फिर से भारतीय संविधान और मूल्यों के संरक्षक के रूप में, उनके रक्षक के रूप में आगे लाए और एक बड़ी उसके रूप में दिखाई दिया। और इस अवसर पर मैं अटॉर्नी जनरल को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अंतोगत्वा एक मैग्निमिटी दिखाई, एक बड़पन दिखाया और उन्होंने कहा हम राष्ट्रपति शासन हटाएंगे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि हट जाएगा तो फिर से उनको विधिवत जो है मंत्रिमंडल की पहली बैठक करके उनको धन्यवाद प्रस्ताव। जो हालात बने उस हालात ने एक अजीब, मतलब एक अजब गजब के इतिहास दे दिया। एक विधानसभा के टेंडर और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का एक रास्ता साफ हो रहा है। ये आपके लिए दिलचस्प बात है, मगर मेरे लिए और मेरे उत्तराखंड के लिए ये बड़ी महंगी याददाश्त है, बड़ी दुखद याददाश्त है। जो कुछ उत्तराखंड को झेलना पड़ा है, भगवान न करे किसी और राज्य को झेलना पड़े। हम बहुत छोटे से राज्य हैं, गरीबी से, पिछड़ेपन से लड़ना है, बहुत कुछ काम करना है और उसमें जिस तरीके से ये 2 महीने में एक पूरे साल का कार्यक्रम गड़बड़ा गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो भगवान करे ये दूसरी बार किसी को न करना पड़े और इस तरीके का रिकॉर्ड बनाने का किसी को सौभाग्य न मिले। मैं ये भगवान से प्रार्थना करूँ। उसी सवाल पर चूंकि 2 महीने का एक लॉस हुआ, अब आगे आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, क्योंकि पूरा एक 2 महीना एक अनिश्चितता में गया हुआ है? मैं प्रायोरिटीज पर बात करूंगा आपसे अभी। यदि औपचारिक रूप से जब हमको आदेश मिल जाएगा तो उसके बाद आपको हमारी सारी प्राथमिकताएं धीरे धीरे मालूम होंगी। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि सीबीआई का जो एक ऊपर से एक जो पासा फेंका गया है उस पर अब क्या, क्योंकि लगातार जिस तरह नोटिस आए हैं, अब हरीश रावत जी की क्या एक हम सीबीआई के साथ कोऑपरेट करेंगे। अपनी निष्पक्षता उनको प्रूव करनी है और हमको केवल एक बात प्रूव करनी है कि हम कोई भी संस्था है जो संविधान के तहत, कानून के तहत बनी है भारत के, हम उसके साथ सहयोग करेंगे करके। मगर अभी तक जो 2 सम्मन उन्होंने भेजे हैं, एक उस दिन भेजा है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फ्लोर टेस्ट करना है और फ्लोर टेस्ट मैंने ही प्रस्तुत करना है, और दूसरा सम्मन तब किया जा रहा है जब मैं फ्लोर टेस्ट से दिन भर की औपचारिकताओं के बाद थका आ रहा हूँ, डॉक्टर मुझको एग्जामिन कर रहे हैं, तो मुझसे कहा जा रहा है 7 बजे 7:30 बजे कि तुमको कल सुबह हाजिर हो जाना है दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने। अरे भैया, कुछ हफ्ते नहीं दे सकते हो,
कुछ दिन तो दे दो ताकि मैं तैयारी कर सकूं, मानस बना सकूं, रिकलेक्ट कर सकूं चीज़ों को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब मैं प्रस्तुत हो सकूं। जो चीज़ मैंने कहनी है, जो मेरे खिलाफ कल यूज हो सकती हैं, कम से कम एक बार मुझको ऐसी मेंटल फ्रेम में तो लाओ कि मैं अपनी सारी परिस्थितियों को रिकलेक्ट कर सकूं और उसको आपके सामने बताने का काम कर सकूं, आपके साथ सहयोग कर सकूं। यदि आप फेयर जांच करना चाहते हैं, यदि आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो भैया उसके लिए मैंने पहले ही कह दिया था कि ले चलो भैया, दरवाजा खोल करके रखता हूं, जब लगाओ हथकड़ी ले जाओ। यदि नियति में यही लिखा है तो उत्तराखंड की सेवा करते वक्त एक बार जो है हथकड़ी भी सही। ये थे हरीश रावत, जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक लोकतंत्र दोबारा जिंदा हुआ, उत्तराखंड की जन भावनाओं की जीत हुई है। सीबीआई की टाइमिंग पर फिर सवाल उठाए, लेकिन पूरा सहयोग करने की बात उन्होंने कही है। कैमरामैन देशराज सिंह के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, ईटीवी न्यूज, देहरादून। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस हुकूमत की जीत पर कांग्रेस में जबरदस्त खुशी का माहौल है। देहरादून में कांग्रेस के कारकुनान ने गांधी पार्क के आगे जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई तकसीम की। इसके बाद जोशीले कारकुनान ने पूरे बाजार में जीत का जश्न मनाया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे अमिताभ बच्चन मुश्किल में क्यों पड़े। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और भाई ये बात करेंगे अमिताभ बच्चन की। जी हां, कमाई और टैक्स केस मामले में अमिताभ बच्चन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। वाज़ेह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को केबीसी की कमाई पर टैक्स में 30% की छूट दी थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। अदालत उज़्मा ने बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। अदालत ने महकमा इनकम टैक्स को अमिताभ के खिलाफ साल 2001 का टैक्स मामले को फिर से खोलने का हुक्म दिया है। महकमा टैक्स का कहना है कि अमिताभ बच्चन पर 2001-2002 में 1.66 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। जुलाई 2012 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को राहत देते हुए इनकम टैक्स महकमे की अपील खारिज कर दी थी। इस हुक्मनामे के खिलाफ महकमे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इतलात के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने 13 अक्टूबर 2001 को साल 2001-2002 में अपनी कमाई 14.99 करोड़ रुपए बताई थी। इसके बाद 31 मार्च 2002 को आईटी रिटर्न में उन्होंने अपनी कमाई 8.11 करोड़ रुपए बताई। 29 मार्च 2005 को महकमा टैक्स ने असेसमेंट करके दावा किया कि अमिताभ बच्चन की साल 2001-02 में कमाई 56.41 करोड़ रुपए थी। 2006 में अमिताभ बच्चन को इस ताल्लुक से नोटिस दिया गया। इसमें असेसमेंट कार्रवाई फिर से शुरू करने की मांग की गई। बताया गया कि अकाउंट बुक्स की जांच नहीं की गई है। ये मामला उस वक्त का है जब अमिताभ बच्चन टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति का होस्ट कर रहे थे। अमिताभ पर इल्जाम लगा कि साल 2002-03 माली साल के दौरान अमिताभ बच्चन ने केबीसी से होने वाली आमदनी को कम करके दिखाया। महकमा टैक्स ने इल्जाम लगाया कि केबीसी की आमदनी का कुछ ही हिस्सा अमिताभ ने अपनी आमदनी में दिखाया है, जबकि बड़ा हिस्सा एबीसीएल में दिखाया गया। महकमे को इसी पर एतराज है। अब बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलते हैं, इसका सबको इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। केरल में होने वाले असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले केरल के वजीर आला ओमन चांडी ने ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के साथ बातचीत की। द जेसी शो में चांडी ने सियासत के हर पहलू पर खुलकर बात की और मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने केरल का मुआजना सोमालिया से किया। केरल के वजीर आला ओमान चांडी ने सियासी गेंद को लपक लिया। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र से बातचीत में ओमान चांडी ने पीएम के इस बयान को अफसोसनाक करार दिया। I want a clarification during his visit today. See that he mentioned that Kerala is like Somalia. So what is happening in Somalia? And what is the position of Kerala? See that one news was there in the last late 50s, last year, that some children picked up from the waste and to eat something. Immediately that paper news saw, we ordered an inquiry through two agencies. They belongs to the scheduled caste department. So we are entrusted inquiry for this scheduled caste department and also the police. Both reports are with us. That is completely baseless. केरल में चढ़ते सियासी पारे के बीच पीएम के वॉर और फिर पलट वॉर के बाद मामला और गर्माता जा रहा है। ईटीवी के द जेसी शो में ओमान चांडी ने अगस्ता हेलीकॉप्टर डील को लेकर भी मरकजी हुकूमत पर सीधा हमला बोला। If there is anything wrong in it, who is in power? Is it Dr. Manmohan Singh? No. Mr. Narendra Modi is in power. He can order any type of inquiry. He can any type of legal action. He has the freedom. Otherwise, a prime minister is raising allegation. That is a new chapter in the history of independent India. वहीं ओमान चांडी ने यह भी साफ किया कि वो रियासत में शराबबंदी पर 10 साल में बैन लगाने के एजेंडे पर कायम हैं। Kerala, that is working in a good way. So we have taken a decision on practical grounds. Not only a sudden decision to ban the liquor. We are reducing the availability of liquor. We have closed all the 730 bars. Then we are closing 10% of the beverages corporation's outlets every year. So this will take 10 years for a ban on hard liquor for 10 years. इल्जामात की बौछार के बीच केरल का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। द जेसी शो में चांडी ने अक्सरियत हासिल होने और सरकार बनाने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला का फैसला लेजिस्लेचर पार्टी करेगी। चुनाव में अब बस चंद रोज बाकी हैं। चांडी के दावों में कितना दम है, इसका पता 19 मई को चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अब बारी है विस्पर्स एंड कॉरिडोर की। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि मुल्क के नौकरशाही में हो रहे बदलाव के बारे में। तो आइए देखते हैं विस्पर्स इन द कॉरिडोर। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएफसी में डायरेक्टर प्लानिंग के ओहदे पर चिन्मय गंगोपाध्याय को मुंतखब किया गया है। चिन्मय गंगोपाध्याय अभी पीएफसी के ईडी/ईआईजी हैं। पीएसईबी ने 10 उम्मीदवारों में से गंगोपाध्याय का इंतखाब किया है। एसएन श्रीवास्तव सीआरपीएफ के खुसूसी डायरेक्टर जनरल मुकर्रर हुए हैं। श्रीवास्तव की जम्मू कश्मीर जोन में तकर्री हुई है। आईपीएस एसएन श्रीवास्तव 1985 बैच यूटी काडर से हैं।
और आखिर में आप देखिए तिरछी नजर। हमें दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको बता दें, आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें देख सकते हैं। आदाब।